मैं तो क्या एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ तो पैदा ही सर्जन होने के लिए। लेकिन अभी तो ट्रेंड काफ़ी बदल आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से कौन अडॉप्ट कर पाएगा? जो यंग सर्जन है। मैं हैदराबाद में था, आई वाज इन कामिनेनी हॉस्पिटल। तो कोई पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इसे डिसाइड किया जाता है। आमतौर पे अपेंडिक्स का पेन काफ़ी सीवियर होता है, अचानक होता है। हर्निया की कोई दवाई नहीं होती है। सर्जन के पास केसेज आ रहे हैं, उनमें से 90% केसेज में सर्जरी होती है। नहीं, हमारा खान पान इतना अशुद्ध हो चुका है। एज इज नेवर ए क्राइटेरिया फॉर सक्सेस ऑफ सर्जरी। बीज वाली कोई भी चीज़ खाते हैं अपन, उससे स्ट्रॉन्ग बनती है। क्या ये सच है? क्योंकि जैसे इसमें- मान लो अगर कोई ऑर्गन ही बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ तो होने वाला है बॉडी में। ब्लीडिंग दोनों में से हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पाइल्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। एक पिन पॉइंट होल क्रिएट करके उसमें से लेजर एनर्जी डिलीवर करते हैं। तो ये क्या इंडिया में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ससेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, अपने यहाँ का अलग है? मैं तो ये भी यहाँ तक कहूँगा कि 3 से 5 पेशेंट्स तो ऐसे ही होते हैं जो सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं। फीमेल्स में एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो गांठ हो जाती है ब्रेस्ट के पास में या ब्रेस्ट में कहीं पे भी। हम नीडल टेस्ट करेंगे, नीडल टेस्ट से ये कैंसर फैल नहीं जाए। डायबिटिक फुट एक बहुत बड़ा डोमेन है। एनेस्थीसिया देने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती है। कभी आपको फीलिंग आई है वो कबीर सिंह वाली आई एम ब्लडी सर्जन, गॉड में कितना बिलीव करते हो? आप स्ट्रेस में नहीं जाओ, पैसे के पीछे और नाम के पीछे नहीं जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो, जहां हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान है, एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने हजारों सर्जरीज की है, जो इमरजेंसी रूम से ऑपरेशन थिएटर तक अपना हर पल पेशेंट्स के नाम कर देते हैं। वो एक जनरल सर्जन है, मतलब चाहे अपेंडिक्स हो, गॉल ब्लैडर हो, हर्निया या कफ से होने वाली बीमारी पाइल्स की सर्जरी हो, ये हर मौके पर तैयार रहते हैं। आज के हमारे मेहमान है राजस्थान के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर शरद डागा, कंसल्टेंट महावीर जयपुरिया राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर। इनसे आज हम जानेंगे उनके सर्जिकल जर्नी के बारे में, पेशेंट स्टोरीज और वो हर टिप्स जो हर आम आदमी के काम आ सकती है। वेलकम सर, आज आप हमारे शो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू श्रीराम। ये सर्जन वर्ड होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। लोगों को लगता है सर्जन क्या होता है सर्जन, तो जो लोग नॉन मेडिकल फील्ड से आते हैं, ऐसी लैंग्वेज में आप समझाओ जो सबके समझ आएगी सर्जन का मतलब क्या होता सर्जन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, ठीक है। सर्जन बहुत ही आसान शब्दों में शल्य चिकित्सक हम बोल सकते हैं हिंदी में। कोई तकलीफ ऐसी है, जो बीमारी ऐसी है उसमें आपको ऑपरेशन करके वो चीज़ ठीक करनी है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ आती है वो सब सर्जन्स के अंडर में आती है। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें हम बिना ऑपरेशन के भी मरीजों को ठीक करते हैं, पर वो बीमारी होती सर्जिकल है, पर कई बार वो मेडिकली भी हम ठीक करते हैं, मतलब दवाई से भी हम उनको ठीक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल सर्जन हमेशा हर पेशेंट की सर्जरी ही करेगा। सर आप थोड़ा हमारे को बताएंगे आपके डॉक्टर बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कुछ घर वालों की थी या आपकी खुद की इच्छा थी? मैं तो क्या एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, हमारे परिवार में सभी लोग बिजनेस में हैं, पर मम्मी की पर्टिकुलरली मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और सेवा के प्रोफेशन में आऊँ। तो उस सेवा के प्रपंच को हमने लेते हुए आगे बढ़ते हुए और मेडिकल फील्ड में एंट्री का सोचा, और साथ के साथ आगे बढ़ते बढ़ते पीएमटी दिया, एमबीबीएस हुआ, फिर जाके ये लगा कि नहीं यार, अब आगे व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद हमको ये भी होता है कि आप कौन सी ब्रांच में आप जाने वाले हो, आप स्पेशलाइजेशन किस में करने वाले हो। तो जब स्पेशलाइजेशन की बारी आई तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि भाई मुझे मेडिकल ब्रांचेस में जाना है या सर्जिकल ब्रांचेस में जाना है। बट मेरा झुकाव एक होता है कि कई बार आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे हमेशा से सर्जिकल की तरफ मेरा झुकाव था। तो मैंने आई ऑप्टेड सर्जरी। मेडिकल ब्रांचेस में मेरा डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर कभी संयोग ऐसे बनते हैं या कभी मन से भी अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, तू तो पैदा ही सर्जन होने के लिए हुआ है। तो उस कबीर सिंह वाली, हाँ, तो बस वो एक थी एक कि नहीं यार सर्जन बनना है। तो सर्जन का एक लर्निंग कर्व बहुत लंबा होता है, उसको अपनी डिग्री करने के बाद भी कम से कम 5-7 साल बहुत ही ज़्यादा अपने डेडिकेट करने पड़ते हैं। अपने हाथ की सफाई में इम्प्रूवमेंट और सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है। आपको सर्जिकल ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों के अंदर या सर्जन्स के अंदर में इतनी आसानी से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए, आपके चेहरे पे थोड़ी सी शिकन होनी चाहिए, आपके बोलचाल में हाव भाव में थोड़ा सा गंभीरता होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आते आते काफ़ी समय लग जाता है। तो लेकिन अभी तो ट्रेंड काफ़ी बदल रहा है सर, लोग यंग की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि जो काफ़ी एज डॉक्टर होते थे उनसे करवाया जाता था सर्जरी, लेकिन अभी तो यंग लोगों की तरफ लोग रुझान बढ़ रहा है उनका। आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है।
अभी हम देख रहे हैं कि जो सर्जरीज पहले चीरा लग के बड़े बड़े चीरे लग के और पेशेंट 10-10 दिन हॉस्पिटल्स में रहते थे, अब वो सर्जरी लेप्रोस्कोपी से या की होल सर्जरी से हो रही है। उसमें पेशेंट एक दिन या कभी कभी सेम डे ही हॉस्पिटल से घर जा सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से कौन अडॉप्ट कर पाएगा? जो यंग सर्जन है। ओल्ड सर्जन को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बहुत परेशानी आई। फर्स्ट केस याद है आपका, जब आपके पास फर्स्ट केस आया, आपने सर्जरी की, तो कैसा आपको फील हो रहा था? वो दिन याद है अभी भी? बिल्कुल मुझे याद है। मैं हैदराबाद में था, आई वाज इन कामिनेनी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तो हमारे लिए एक बहुत ही एक रूटीन केस होता है लाइपोमा। अच्छा, ये क्या होता है? लाइपोमा एक फैट का ट्यूमर होता है। तो वो फैट का ट्यूमर थोड़ा एबनॉर्मल लोकेशन पे था, वो जो रूटीन लोकेशन से हटके थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन था। तो मुझे सर्जरी ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए थे, और तब तक हमको ओटी में जाके सर्जरी करना अलाउड नहीं था, हम देख सकते थे। पर उस दिन जब मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तू स्टार्ट कर, वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। और बहुत अच्छा लगा उस दिन, लगा कि आज मैं कुछ नया कर रहा हूँ और मेरे लाइफ में कुछ एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वो मेरी फर्स्ट सर्जरी रही थी। हालांकि बहुत आसान सर्जरी थी, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स के लिए वो बहुत इजी सर्जरीज होती है। सर, जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है कोई भी, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, कोई पेन एब्डोमेन करके आया, किसी और तकलीफ के साथ आया, तो कोई पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ऐसे डिसाइड किया जाता है कि डिसीजन लिया जाता है ये पेशेंट सर्जन को देना है, ये पेशेंट मेडिसिन में जाएगा, ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा? किस बेसिस पे डिसाइड होता है ये? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो है इमरजेंसी वाला डॉक्टर। तो इमरजेंसी वाला डॉक्टर जो है वो पेशेंट को फर्स्ट वही देखते हैं। वो देख के ये तय करते हैं कि ये पेशेंट की क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस। हमारे पास एक लिस्ट होती है डायग्नोसिस की, ठीक है, उसमें 100 से 200 डायग्नोसिस होते हैं। पर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जो आमतौर पे देखी जाती है, उन कॉमन प्रॉब्लम्स में से ये पेशेंट कौन से डायग्नोसिस में फिट हो सकता है, इनको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, उसके हिसाब से ये प्रोबेबल डायग्नोसिस, उस प्रोविजनल डायग्नोसिस के बेसिस पे ये सर्जिकल डिजीज़ है या मेडिकल डिजीज़ है, तब ये डिसाइड होता है कि ये सर्जन के पास जाएगा या फिजिशियन के पास। अच्छा। जैसे मान लीजिए पेट में दर्द है, पर पेट में दर्द नाभि के ऊपर है, नाभि के नीचे है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो नाभि के नीचे या राइट साइड में है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट के अपेंडिक्स में सूजन हो सकती है, तो वो फिर पेशेंट सर्जन के पास जाएगा। और नाभि के नीचे है पर लेफ्ट साइड में है, तो वो आंतों में सूजन हो सकती है, तो वो केस फिजिशियन के पास जाएगा। सर्जन के पास कौन कौन से केसेस जाते हैं ऐसे जो रूटीन के अंदर आते हैं? सो एज ए सर्जन हमारे पास जो कॉमन केसेस है उनमें सबसे पहले है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। पित्त की थैली में पथरी जब हो जाती है तो उसके कारण पेट में दर्द होता है और वो पेशेंट्स कॉमनली सर्जन्स के पास आते हैं। उसके बाद आपका अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की नस में सूजन हो जाती है, उसके लिए पेशेंट्स सर्जन के पास आते हैं। देन थर्ड है आपका हर्निया। हर्निया एक तरह का रोग है जिसमें आते हैं स्वेलिंग होके एब्डोमेन वॉल से, पेट की दीवार से बाहर निकल जाता है, तो वो पेशेंट्स भी सर्जन के पास आते हैं। उसके अलावा पाइल्स फिशर मतलब जिसको हम हेमरोइड्स बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स के लिए भी पेशेंट्स सर्जन्स के पास आते हैं। और दूसरे कई भी शरीर में कोई गिठाने हैं, ब्रेस्ट में लम्स हो गया या और कोई शरीर में छोटी मोटी गिठाने हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स सर्जन्स के पास जाएंगे। बाकी दूसरी बीमारियां जैसे पेट में अल्सर्स हैं या वो पेशेंट कई बार सर्जन्स के बाद कई बार फिजिशियंस के पास, दोनों के पास जा सकते हैं। बट सर्जन्स का मतलब ये नहीं है कि सर्जन्स, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सर्जन हमेशा हर पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करेगा। वो यदि पेशेंट्स उनकी ओपीडी में आते हैं तो उसमें से केवल 30 ही पेशेंट होंगे जिनको वो ऑपरेट करेंगे। बाकी 50 to 70% पेशेंट उनके मेडिकली मैनेज हो जाते हैं, दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बहुत सारे डिजीज़ बताए, अभी एक एक के बारे में बात करते हैं लोगों के लिए अपन। जैसे आपने अपेंडिक्स का बताया, तो ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं, किस बेसिस पे आप कह सकते हैं, जैसे पेशेंट को कैसे पता चले कि मुझे अपेंडिक्स का पेन हो रहा है या कोई दूसरा पेन हो रहा है? आमतौर पे अपेंडिक्स का पेन काफ़ी सीवियर होता है, अचानक होता है। आप अभी नॉर्मल बैठे हुए हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद मुझे पेट में दर्द हुआ, सीवियर पेन हुआ, और मोस्टली नाभि के आसपास या थोड़ा राइट साइड में, ये कॉमन साइट है पेट में दर्द होने की। तो यदि ये दर्द है, आप इमीडिएट नियर बाय अपने सर्जन को दिखाएं।
वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, आपका पेट को हाथ लगा के चेक करेंगे, उसके बाद कुछ टेस्ट आपकी सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ये सब मिला के आपका डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस का बनता है। अच्छा, तो क्या इसकी सर्जरी करना जरूरी है क्या? अपेंडिसाइटिस यदि पेशेंट को हुआ है तो उसमें ऑपरेशन करना ज़रूरी है। यदि अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करेंगे तो अपेंडिक्स की नस में सूजन बढ़ के वो बर्स्ट हो सकता है, उसका जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है, अच्छा, मरीज की जान पे जोखिम बन सकता है। तो अपेंडिक्स में कभी भी वेट करना ठीक नहीं होता है। अपेंडिक्स में आपको इमरजेंसी में पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा। फिर इसके बाद में एक और दूसरी बीमारी भी आपने बताई, हर्निया। ये कैसे पता चलेगी मुझे हर्निया है? हर्निया के सिम्टम्स कॉमनली होते हैं, आपको बल्ज आ जाता है, एक स्वेलिंग सी दिखती है। कॉमनली इन्ग्वाइनल हर्नियाज, जिनको हम ग्रोइन हर्नियाज बोलते हैं। सो पेट के निचले हिस्से में राइट या लेफ्ट साइड में ये हर्नियाज होते हैं। तो ये जो हर्निया होते हैं, इसमें पेशेंट हमारे पास आता है कि हमारे यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है और इसमें हमको दर्द हो रहा है। तो इस तरह की यदि पेशेंट कंप्लेन करता है तो हम उसको एग्जामिन करके बताते हैं कि आपको हर्निया हो गया है। इस हर्निया के लिए हमको इसको ऑपरेट करके यहाँ पे जाली सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो वो जब जाली सेट हो जाती है अंदर दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा या ओपन ऑपरेशन के द्वारा, उसके बाद पेशेंट को वो सिम्टम से रिलीव हो जाता है। अच्छा, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं क्या हर्निया के? क्या कोई एक ही हर्निया के प्रकार का बहुत होता सारे है? टाइप्स होते जैसे कुछ एक दो आप बताओ। हैं। हर्निया के कॉमन टाइप्स जैसे इन्ग्वाइनल हर्नियास, ठीक है, जो हमारे पेट के निचले हिस्से में होते हैं। मेल्स में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में थोड़ा सा है, ये इन्ग्वाइनल हर्निया कम होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है वेंट्रल हर्निया। वेंट्रल हर्निया में हम पूरे एब्डोमेन वॉल, जो पूरा पेट की छत है, दीवार है, उसके छेद में से, उसमें से कहीं पे भी छेद होके, और यदि वो इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन का फैट बाहर निकल के आता है तो उसको हम वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। ऐसे मतलब बाहर आ जाता है निकल के? हाँ, वो एक छोटे से स्वेलिंग के फॉर्म में भी दिख सकता है, कई बार बहुत बड़ी स्वेलिंग भी दिख सकती है। तो वो छोटे बड़े किसी भी रूप में हो सकता है। कई बार पेशेंट्स को पता नहीं होता, उनको पेन होता है बस, और हमारे पास आते हैं तब हम देख के उनको बताते हैं कि आपको हर्निया है। तो ये हर्निया कभी नाभि पे है तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, नाभि के ऊपर है तो उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं, और कोई पहले ऑपरेशन हुआ है उस चीरे से यदि वो हर्निया हो रहा है तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। जैसे हर्निया भी आपने बताया कई सारे टाइप्स के होते हैं, क्या सभी में सर्जरी करना जरूरी होता है या मेडिसिनल बेसिस पे इनको ट्रीट कर सकते हैं अपन? हर्निया की कोई दवाई नहीं होती है। हर्निया का इलाज करना है तो आपको ऑपरेशन करके उसमें जाली लगानी पड़ेगी। किसी किसी पेशेंट में आप बिना जाली के भी हर्निया सर्जरी कर सकते हैं, बट हर्निया में कोई हम ऐसा तरीका नहीं है जिसको हम दवाई से ठीक कर दे। ये बीमारी नहीं है, इट इज़ ए डिफेक्ट। ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। हमारे जो शरीर की एनाटॉमी, जो मांसपेशी जहाँ होनी चाहिए, जो फेशिया जहाँ होनी चाहिए, वो वहाँ पे नहीं है, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया है। उस छेद को आप किसी दवाई से प्लग नहीं कर सकते हो, उसको आपको टाँके लगा के, जाली लगा के उसको सेट करना पड़ेगा, और ये सब प्रोसेस आपको सर्जिकली ही पॉसिबल है। सर्जन के पास केसेज आ रहे हैं, उनमें से 90% केसेज में सर्जरी होती है? नहीं, सर्जन के पास जो केसेस आते हैं उसमें से केवल 30% केसेस में सर्जरी होती है। कारण क्या है कि सर्जन्स के पास जो दूसरे केसेस आते हैं, पेट दर्द के या कोई ऐसी गिठान के, जिनको हम वेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब किसी को ऐसा लगता है फिजिशियन को कि नहीं इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, वो हमारे पास रेफ़र करते हैं, पर हमको समझाते हैं कि नहीं, इसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये 30% है, ये सब्जेक्टिव है। किसी सर्जन के पास ये 60% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, बट मेरे पास यूजुअली हमारे 30-40% की रेंज में हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होते हैं हर्नियाज के केसेस? क्या मतलब जैसे 30 या 50 अबव? हर्निया कॉमनली जो हम देखते हैं ओपीडी में, इन्ग्वाइनल हर्नियाज होते हैं। इन्ग्वाइनल हर्नियाज ओल्डर पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, 60 के बाद वाली उम्र में ये ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, मेल्स पर में? हाँ, मेल पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, 60 के ऊपर वाली उम्र में ज़्यादा कॉमन है। पर पीडियाट्रिक हर्नियाज भी होते हैं, आनुवांशिक, मतलब पेशेंट, बच्चा पैदा हुआ, उसकी वो जो इन्ग्वाइनल रिंग क्लोज होनी चाहिए थी वो नहीं क्लोज हुई, ठीक है, इन्ग्वाइनल डिफेक्ट वहाँ पे रह गया, उसके कारण बच्चों में भी हर्निया होता है। हम 1 साल के बच्चे का भी ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, पीडियाट्रिक हर्नियाज हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं उनका भी। अच्छा, ठीक है, तो पर कॉमन नहीं है, कॉमन इज़ 60 अबव। ठीक है, ओल्ड एज में क्योंकि क्या मस्कुलर्स डेफिशिएंसीज हो जाती है, आपकी मांसपेशियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा प्रोस्टेट का इशू, कब्जी का इशू, कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉमन। तो जब कॉन्स्टिपेशन और यूरिन के लिए पेशेंट स्ट्रेन करता है, तो स्ट्रेनिंग करने के कारण वो आते बाहर निकल के आ जाती है, उसके कारण हर्निया हो जाता है। जो हर्निया बेल्ट होती है उससे हर्निया को
वो कर रोका जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप सजेस्ट करते हो? हम लोग हर्निया बेल्ट सजेस्ट नहीं करते हैं। उसका कारण है, हर्निया बेल्ट एक ऊपर से हम पेशेंट की जो हर्निया का कंटेंट है उसको हम दबा के रख रहे हैं, ठीक है। कल को वो यदि उसमें कोई आंत वाला कंटेंट हुआ, इंटेस्टाइन्स हुई, तो वो दबाव के कारण उसमें डैमेज हो सकता है। अच्छा। ठीक है। दूसरा बात, ये केवल एक टेम्पररी मेजर है। यदि आपके घर में कोई इमरजेंसी कुछ प्रोग्राम है या कोई शादी है जिसके लिए आप सर्जरी को टाल रहे हैं, तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी ए परमानेंट मेजर। फिर इसके बाद में आती है गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कि बहुत कॉमन है आजकल लोगों में। हर किसी को देखे मतलब स्टोन का है, सभी लोगों के लगभग। बहुत केसेस आते हैं आपके पास भी, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि इसकी क्या कॉज है गॉल ब्लैडर स्टोन होने के? सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, आपने जैसा बताया कि आज की तारीख में बहुत ही कॉमन है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है डाइट। अच्छा। हमारा खान पान इतना अशुद्ध हो चुका है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्राइड, फैटी, स्पाइसी, मसालेदार, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो लिवर उसको डाइजेस्ट करता है या बाइल जूस जो उसको डाइजेस्ट करता है, उसमें धीरे धीरे क्रिस्टल्स फॉर्म होने चालू हो जाते हैं। अच्छा। इतना ज़्यादा वो उसको फैट मिलता है, इतने ज़्यादा उसको सरप्राइजेस मिलते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्मेशन चालू हो जाता है। उस क्रिस्टल फॉर्मेशन के कारण वहाँ पे धीरे धीरे स्लज मतलब मिट्टी बनना चालू हो जाती है उस क्रिस्टल की, और वो धीरे धीरे उस स्लज स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक है। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, बट ये आजकल बहुत हम लोग यंग बच्चों में भी देख रहे हैं। 6-8 साल के बच्चा भी, रिसेंटली मैंने एक 7 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उस एज ग्रुप में भी पेशेंट्स हमारे पास आने लग गए हैं जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। सो मैं यदि अपनी बताऊं तो मैंने 6 साल से लेकर और 94 तक के पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ऑपरेट किया। एज 94 सक्सेसफुल हो जाती है उसमें सर्जरी? यस यस यस। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी आप बताया कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एज इज नेवर ए क्राइटेरिया फॉर सक्सेस ऑफ सर्जरी। हमारा पेशेंट कितना हिम्मत वाला है, हम कितने हिम्मत वाले हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ओके सर। जैसे अभी आपने बताया खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनके चांस कम हो कि उनको स्टोन नहीं? ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। मेरा इसमें ये मानना है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। नोबडी विल वांट कि मुझे स्टोन हो जाए और कल को मुझे ऑपरेशन कराना पड़े। मैं भी नहीं चाहता कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और मैं कल ऑपरेशन कराऊँ, पर उसके लिए हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे नियमित, सबसे मेन चीज़ है इसमें नियमित खान पान। यदि मेरा खान पान का कोई टाइमिंग ही नहीं है, मैं आज 6 बजे खा रहा हूँ, कभी 8 बजे खा रहा हूँ, कभी रात को 12 बजे खा रहा हूँ, तो यदि आपका इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा खाने पीने के टाइमिंग्स में, तो आपको स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरा चीज़, आप क्या खा रहे हैं। आप यदि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड यदि आप खाते हैं, तो आपको स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा। तीसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली घर में खा रहे हैं पर तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने मैदा की चीज़ें उपयोग में ले रहे हैं जो आपके डाइजेशन को स्लो करती हैं, जितना स्लो डाइजेशन होगा, जितना हम खराब ईटिंग हैबिट्स हमारी रहेंगी, उतनी ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ सर जो हम सुनते हैं लोगों से कि जो बीज वाली कोई भी चीज़ खाते हैं अपन उससे स्टोन बनती है, क्या ये सच है? ये एक मिथ है। बीज वाली सब्जियां खाने से आपका किडनी स्टोन का फॉर्मेशन तो ज़्यादा हो सकता है, पर गॉल ब्लैडर स्टोन में बीज वाली सब्जियों का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन ये इतना तो सच है कि स्टोन तो हाँ, ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन में चांसेस इसके बढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स में बीज वाली सब्जियों का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें क्या करते हो आप? इसमें पूरा गॉल ब्लैडर निकालते हो या फिर स्टोन को निकालते हो? तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाते हैं तो हम पेशेंट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि इसको सर्जरी कब करना है। स्टोन का साइज़ कई बार मैटर करता है, कई बार नहीं करता है। कई बार पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स कि वो क्यों आया है, उसको कितना सीवियर पेन था, उसका जॉब क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, आगे ये इन सब चीज़ों से बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। फिर हम उनको मौका देते हैं कि आप कब कराना चाहते हो, क्योंकि मैं सीधे पेशेंट्स को ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसमें तुरंत सर्जरी करा, until unless it is very much required. So गॉल ब्लैडर स्टोन में भी 3-4 पैटर्न होते हैं। कब आपको ऑपरेशन करना है, कब आपको थोड़ा वेट करना है, कब आपको इन्फेक्शन सेटल डाउन करना है, कब आपको किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है तो पहले जॉन्डिस सेटल डाउन करना है। अच्छा, तो ये सारे स्पेक्ट्रम है। हालांकि यदि पेशेंट की सर्जरी रिक्वायर्ड है तो फिर हम उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके पेशेंट को एक दिन हॉस्पिटल या सेम डे भी डिस्चार्ज करते हैं। सुबह ऑपरेशन हुआ, शाम को पेशेंट घर जाने लायक कंडीशन में हो जाते हैं। अच्छा, रिकवरी टाइम कितना होता है इसका?
सो पेशेंट जैसे ही ऑपरेट होता है 6 घंटे में वो ही विल बी वॉकिंग, अपने रूम में वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, करवट लेके उठ रहे हैं, और जैसे ही वो कंफर्ट हो जाते हैं तो हम उनको घर भेज देते हैं। और रिकवरी टाइम डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स। कई बार जो है 3 दिन में पेशेंट एकदम नॉर्मल फील करता है, कई बार उसको 7 दिन से 10 दिन तक लग सकते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे आप अगर गोल ब्लेडर निकलवा दिए बाहर तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी कुछ और भी चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, क्या ये सच है? क्योंकि जैसे इसमें मान लो अगर कोई ऑर्गन ही बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ तो होने वाला है बॉडी में। तो सो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। गॉल ब्लैडर का काम है, जब हमने खाना खाया तो जो थोड़ा बहुत उस पर बाइल स्टोर होता है, पित्त जिसको हम बोलते हैं, वो पित्त डाइजेशन के लिए मेन इंटेस्टाइन में आ जाता है। वो केवल 1% ऑफ द बाइल है, 99% आपका लिवर से बाइल आने वाला है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर यदि ख़राब हो गया है तो वैसे भी वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी जो गॉल ब्लैडर पे स्टोन हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ तो लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम थी या कुछ ना कुछ खान पान में प्रॉब्लम थी। उसको ठीक करना हमारा मेन टारगेट होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, आप अपना खान पान सुधारें। तो गॉल ब्लैडर निकाल भी लेते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को, जो ज़्यादातर मिथ एक चलता है मार्केट में कि इनडाइजेशन हो जाता है, अपच की समस्या हो जाती है, गैस ज़्यादा बनती है। तो ऐसा होने की संभावना 100 में से 1 पेशेंट को होती है। 99% ऑफ द पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। वो भी उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, और बाकी वो भी उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। यू आर राइट। अभी जैसे आपने एक और बीमारी के बारे में बताया था, हेमरोइड्स। एक तो मुझे ये बताओ, हेमरोइड्स और पाइल्स जो वर्ड यूज करते हैं, क्या दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस होता है? तो हेमरोइड्स और पाइल्स दोनों एग्जैक्टली सेम वर्ड्स हैं। जो बवासीर और मस्से जिसको लोग बोलते हैं, हाँ, तो एक ही ये चीज़ है सब दोनों? एक ही बीमारी के नाम है। बवासीर, अच्छा। मस्सा, हेमरोइड्स, पाइल्स, ये अच्छा। सब एक ही बीमारी है। So, इसमें क्या होता है इसके अंदर? पाइल्स में कॉमन बोलचाल में इसको पाइल्स ही बोलते हैं लोग। तो पाइल्स में क्या होता है कि पेशेंट जब भी कॉन्स्टिपेशन के कारण मोशन के लिए जोर लगाता है, इसकी जड़ है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो अगेन आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की है, आपका खान पान इस तरह का है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रही है, और आप मोशन के लिए जोर लगा रहे हैं या बहुत लंबे समय तक मोशन के लिए बैठे हुए हैं, तो आपके जो मोशन के एरियाज में कुछ वेन्स होती है, उन वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा। उन स्वेलिंग वाली वेन्स को हम पाइल्स बोलते हैं। जैसे कई पाइल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, कईयों में नहीं होती। सो पाइल्स के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल हेमरोइड्स और एक्सटर्नल हेमरोइड्स। तो इंटरनल हेमरोइड्स यूजुअली जो आमतौर पे पेनलेस होते हैं, एक्सटर्नल हेमरोइड्स थोड़ा पेनफुल होते हैं। ब्लीडिंग दोनों में से हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पाइल्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, तो पाइल्स में से कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनके हिसाब से आप डायग्नोस करते हो कि ये टेस्ट नेसेसरी होते हैं पाइल्स के लिए? पाइल्स में डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोक्टोस्कोप। हम वो प्रोक्टोस्कोप से ही पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं कि इसमें पाइल्स हैं या नहीं है तो कितनी डिग्री का पाइल्स है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, और उसी से देख के हम ग्रेड डिसाइड करके फिर हम पेशेंट को दवाई से ठीक होगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा वो हम सजेस्ट तो ग्रेड में क्या होता है, मतलब किस हिसाब की ग्रेडिंग होती है? ग्रेड 1 होता है कि जो छोटे मस्से हैं, छोटे पाइल्स हैं। ग्रेड 2 जिसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ग्रेड 3 जो बाहर निकल गया है। ग्रेड 4 जो बाहर निकलने के बाद अंदर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इस तरह से अलग अलग ग्रेडिंग है। तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 में तो सर्जरी इज मस्ट। ग्रेड 1 दवाइयों से ठीक हो जाता है। ग्रेड 2 में हम दवाई भी दे सकते हैं और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और ग्रेड 3 और 4 में रिवर्सिबल नहीं होते वो बिल्कुल भी? हाँ, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होने के बाद तो आपके पास कोई चारा नहीं है, उसको ऑपरेशन करके आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। ऑपरेशन की बहुत सारी विधियाँ हो गई हैं। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें लेज़र सर्जरी हम लोग करते हैं। अच्छा, हम लोग एक पिन पॉइंट होल क्रिएट करके उसमें से लेज़र एनर्जी डिलीवर करते हैं। उस लेज़र एनर्जी से पेशेंट का पाइल मास पूरा बर्न हो जाता है और पेशेंट उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। अच्छा, तो उसमें कोई कट स्कार कुछ भी नहीं होता? नो कट, नो स्कार, नथिंग, पेनलेस सर्जरी। ऐसे कौन कौन से फूड्स है जिनकी वजह से ज़्यादा होते हैं, पाइल्स की कंप्लेन ज़्यादा बढ़ती है, जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? खान पान की समस्या, जैसा जिसके कारण गॉल ब्लैडर स्टोन हुए थे, वही सारी समस्या इसमें पाइल्स में भी भूमिका अदा करती हैं। तो जैसे कॉमनली हम लोग कहते हैं मैदा वाली चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड, ये खाएंगे तो आंतों में सुस्तपना आएगा, आंतें स्लो होंगी और कब्जी होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके अलावा आपने पानी कम पिया, फाइबर कम लिया, ज़्यादा समय तक आप बैठे रहे ऑफिस में एक ही जगह पे, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने
डेली लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो आप पाइल्स आपको कभी होगा ही नहीं। आप अच्छा पानी पियो, फाइबर खाओ, वॉक करो, ज़्यादा देर तक एक जगह पे नहीं बैठना नहीं है, थोड़ा देर उठ के वॉक कर लिया, ठीक है। खूब अच्छा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, नियमित टाइम पे खाना खाइए। सर दूसरी चीज़, ये तो जनरल मेरा सवाल है, अपन देखते हैं जैसे चाइनीज़ फूड आ गया है, बहुत सारे बाहर के फूड आ गए हैं, तो ये क्या इंडिया में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ससेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, अपने यहाँ का अलग है, तो ये इसमें कैसे वेरिएशंस आती हैं? तो ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि हम जो आजकल इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़ ये सारी चीज़ें खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ये हेल्दी भी हो सकती है, अनहेल्दी भी हो सकती है। तो आप उनमें से वही चॉइसेस अडॉप्ट करो जो आपके लिए हेल्दी है। अच्छा, ठीक है, तो ये आजकल खाने को हम टेस्ट के लिए ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं रेदर देन उनकी क्वालिटी के लिए, कि ये हमारे लिए कितना हेल्दी है या नहीं है। तो जब आप टेस्ट के लिए सेलिब्रेट करते हो तो आप उससे नहीं रोक सकते हो, कि फूड इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है आज के टाइम पे, और जीभ से ही होके सारी चीज़ें निकलती है, तो फिर अब जीभ के स्वाद को तो कोई रोक नहीं सकता। तो जब ये इस तरह की बातें होती है कि भाई चाइनीज़ और मैक्सिकन खाने से क्या हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप वही चीज़ें अडॉप्ट करो। आप आपके शरीर को यदि सूट कर रहा है तो आप खाइए, नहीं सूट कर रहा है नहीं खाइए। नूडल्स मैदा का है मत खाओ, नूडल्स यदि सूजी का है, आटे का है तो आप यूज़ करें। नहीं, क्योंकि अभी जैसे काफ़ी यंग बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो जैसे रात को उनको भूख लगी, मैगी बनाई, 2 मिनट में बनी और खा लिए, तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी फास्ट फूड इज़ वेरी डेंजरस। तो जितना फास्ट फूड है उतना ही फास्ट डिजीजेज आपको आने वाली हैं। तो यदि आप फास्ट फूड बहुत ही कॉमनली, ठीक है कभी कभी आपने खा लिया, वंस इन अ वाइल, इट्स एब्सोल्युटली इज फाइन। अच्छा, बट यदि आप फास्ट फूड का बहुत ही ज़्यादा फास्ट सेवन कर रहे हैं तो आप फास्ट डिसइंटीग्रेटेड, अच्छा। फास्ट डिजीजेज में जाने वाले हैं। और ये हेरिडिटरी जेनेटिक भी होता है क्या, पाइल्स वाली कंप्लेन? सो जेनेटिकली कुछ केसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन में या पाया जाता है। तो यदि कोलेजन डेफिशिएंसीज हैं या कुछ इस तरह की कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, उनमें जेनेटिकली हो सकता है। अदरवाइज ये सब आपकी आदतों पे निर्भर करता है कि आपको पाइल्स होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप एज ए सर्जन, आप तो सर्जरी लोगों को बता दी कि सर्जरी इसकी होगी, इसके अलावा काफ़ी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गई और अदर यूनानी मेडिसिन हो गई। तो आयुर्वेदा कहता है कि हम बिना ऑपरेशन के ट्रीट कर देते हैं, तो वो सच है? कितनी सच्चाई उनमें? मैं किसी भी पैथी को गलत नहीं मानता हूँ। जो पैथी है, आयुर्वेद इतना बड़ा विज्ञान है, यदि उसके बारे में कोई ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाले इंसान हैं तो वो जो भी मरीज को बताएंगे वो सही ही बताएंगे। हमारे साथ आज के टाइम पे समस्या ये हो गई है कि सब लोग शॉर्टकट में जी रहे हैं। तो बहुत अच्छे आयुर्वेद में जानने वाले लोग भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। सिमिलरली हमने एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, एलोपैथी को हमने एक प्राइमरी सिस्टम हमने इंडिया में बना लिया है। तो जब एलोपैथी हमारा प्राइमरी सिस्टम बन गया तो उसको जानने वाले लोग ज़्यादा विशेषज्ञ ज़्यादा डेवलप हुए हैं, तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी उसी फील्ड में हुआ है। तो सब पैथी में थोड़ा थोड़ा कुछ है। यदि आपको उन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, पर एक बार आप यदि ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल्स हो चुके हैं तो डेफिनेटली वो किसी भी दवाई से या उससे ठीक होना मुश्किल है। और प्रेगनेंसी में पाइल्स होते हैं, ये कितना कॉमन है? प्रेगनेंसी में पाइल्स होना बहुत ही कॉमन है। क्या रीजन होता है इसका? सो प्रेगनेंसी में जब गर्भाशय में गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन जैसे जैसे बढ़ता है तो गर्भाशय के कारण वहाँ की नसों में सूजन आती है। नीचे से जो ब्लड फ्लो ऊपर जाना चाहिए पैरों में से या फिर जो पेल्विस एरिया है उसमें से जो ब्लड फ्लो ऊपर जाना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं जा पाता है। उस ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से वहाँ कंजेशन मतलब सूजन आ जाती है और वहाँ पे पाइल्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। अच्छा, कई पेशेंट ऐसे होते होंगे जो आपके पास आने से पहले किसी और सर्जन के पास गए होंगे, वहाँ से कंसल्ट किया, फिर आपके पास आए, क्योंकि वहाँ पे उनको सर्जरी कंसल्ट कर दी कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, फिर आपके पास आया, आपने बोला हो कि नहीं ये बिना सर्जरी के ऐसे ही ठीक हो जाएगा लाइफस्टाइल चेंजेस से। ऐसा कोई केस आप बताएंगे? सो ऐसे बहुत ही कॉमनली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आते हैं। तो मैं तो ये भी यहाँ तक कहूँगा कि 3 से 5 पेशेंट्स तो ऐसे ही होते हैं जो सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं। अच्छा, ठीक है। और काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग ऐसा ट्रीट भी करते हैं कि वो मेडिकली
कई बार मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन, कई बार उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा सर्जन्स का फोकस नहीं रहता है। ये मैंने जो दूसरे प्रिस्क्रिप्शंस में देखता हूँ तो उसमें हम समझ में आती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने किया है, अर्ली फिशर्स हैं तो कई बार दवाई से भी ठीक हो जाते हैं, अर्ली पाइल से तो दवाई से भी ठीक हो जाते हैं। और बाकी आप अपना किस तरह से आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, उन सब चीज़ों पे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क है और बहुत ज़्यादा आपकी बिजी लाइफ है, तो मेडिसिन दे के आपका टाइम वेस्ट होना है, तो फिर उस केसेस में हमको फिर टाइम नहीं मिल पाता है पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट पे रखने का। जैसे कई बच्चे हम देखते हैं जो आर्मी या किसी और प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे पुलिस की किसी की, तो भागते हैं, दौड़ करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके टेस्टिस में पानी भर जाता है। एक ऐसी समस्या आती है जिसमें सूजन आ जाती है उसके अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे खुल के? सो जो टेस्टिस में इस तरह की स्वेलिंग आ जाती है, वो नसों का गुच्छा स्वलन हो जाता है, उसको वेरिकोसील बोलते हैं। आर्मी में एक प्री रिक्विजिट है, यदि आपको वेरिकोसील है तो आप पहले उसको ऑपरेट कराएंगे तो ही आप जा पाएंगे। वेरिकोज वेन से तो पहले आप ऑपरेट कराएंगे तो ही आप जा पाएंगे। हाँ। तो वो पहले से ही उनको मेडिकल की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि साहब हमारे तो ये समस्या है, आप इसको, हमारा मेडिकल 6 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, तो हमारे डॉक्टर ने बताया कि आप इसको ठीक करा के लाओ। तो पाइल्स भी हुआ, वेरिकोसील भी हुआ, पैरों में वेरिकोज वेन्स भी हुई, तो हम उनका ऑपरेट करते हैं। वेरिकोसील नसों का गुच्छा है जो अंडकोश में बन जाता है, उसको हम लेप्रोस्कोपी से एक छोटे से छेद से उसको हम बर्न कर देते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो हो ही ना लोगों में, ऐसा कुछ है इसका ऑप्शन? वेरिकोसील में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको करने से आपको ये बीमारी होगी। जैसे पाइल्स आपको कब्जी होने से हो सकती है, तो वेरिकोसील में ऐसा कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर आपके पास नहीं है जिसको करने से या नहीं करने से आप ये बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, ओके। फिर भी जो पहले के लोग लंगोट पहना करते थे, जिनके भी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, तो वो लंगोट का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा हैंग नहीं हो टेस्टिस और फिर इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़े। और एक जैसे ये तो आपने आर्मी और पुलिस वालों की बात हो गई, लेकिन कॉमन मैन को कैसे पता चले कि उसके ये प्रॉब्लम है? सो कभी भी आपको कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग शरीर के किसी भी पार्ट में दिख रही है, तो उस स्वेलिंग को आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए, वर्कअप कराना चाहिए, अपने सर्जन को दिखाना चाहिए। तो इस तरह की स्वेलिंग यदि अंडकोश में है तो हो सकता है वो हाइड्रोसील हो, वेरिकोसील हो, कई बार हर्निया भी होते हैं जो अंडकोश तक चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकली एग्जामिन करके फिर अल्ट्रासाउंड करा के डायग्नोज कर सकते हैं। आपने एक और बीमारी के बारे में बताया था, फिशर, ये क्या होते हैं? फिशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। फिशर में मोशन के एरिया पे कट लग जाता है, उस कट लगने की वजह से वहाँ की मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है, स्पाज्म आ जाता है। उसके बाद पेशेंट को मोशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है, ब्लड भी आ सकता है, उसको हम फिशर बोलते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? अगेन सेम रीजंस, कॉन्स्टिपेशन, मोशन यदि हार्ड हुआ, ज़्यादा पेशेंट को कब्जी हुई, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर लिया मोशंस के लिए, तो वहाँ पे वो हार्ड स्टूल के कारण वहाँ की सॉफ्ट स्किन पे कट लग जाता है। अच्छा। तो वो जब कट लगता है उसके बाद वहाँ की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है और फिशर में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन, जलन और ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, पानी अच्छा पिए, फाइबर खूब लें और कुछ ना कुछ आप मोशंस को लूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ आप दवाई साथ में ले सकते हैं। एक और टर्म जैसे फिस्टुला जैसे आपने बताई थी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फिस्टुला एक नासूर होता है जिसको कॉमन लैंग्वेज में भगंदर भी बोला जाता है। उसमें मोशन की जगह से एक नासूर बनता है जो बाहर की स्किन पे खुलता है, उसको फिस्टुला बोलते हैं। तो ये जब फिस्टुला बन जाता है तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट ही होता है, इसमें कोई दवाई नहीं चलती है। इसमें से कई बार पस आता है, कई बार ये फोड़े के फॉर्म में स्टार्ट होता है, कई बार एक नॉर्मल रग की फॉर्म में भी फॉर्मेशन हो सकता है। किसी भी इंसान को कैसे पता चले कि उसके फिशर है या फिस्टुला है? फिशर या फिस्टुला का डायग्नोसिस जो है वो नॉर्मली सर्जन देख के ही बताते हैं। बाकी यदि आपको कोई इस तरह का फोड़ा बना हुआ है या कोई पस आ रहा है तो वो कॉमनली फिस्टुला की तरफ जा रहा है, और केवल ब्लड आ रहा है, दर्द है, जलन है, तो वो फिशर की तरफ जाता है। अपने इंडिया में तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले हिचकिचाते हैं ऐसी बीमारियों के लिए, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप इसमें हिचकिचाहट बिल्कुल भी ना रखें। यदि ये अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है आप दवाइयों से ठीक हो जाए। जितना इस बीमारी में आप डिले करेंगे उतनी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इन सब बीमारियों में हिचकिचाहट का कोई रोल नहीं है। क्यों, समझ सकता हूँ, ये पार्ट ऐसा है, ऑर्गन ऐसा है जहाँ पे लोग हिचकते हैं। महिलाएं बहुत हिचकती हैं, मेल डॉक्टर्स के पास नहीं जाती है, फीमेल सर्जन्स बहुत कम होती हैं,
वो ढूंढते हैं फीमेल सर्जन्स कहाँ मिलेंगे। बट हम सब इन सब चीज़ों से ऊपर हो चुके हैं। मेल फीमेल मेडिकल साइंस में, मेडिकल लाइन में नहीं होता है। तो जब भी इस तरह की कोई भी डिजीज़ हो तो जितना अर्ली आप दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आप सर्जरी से बच पाएंगे। लेट हो गए, बीमारी ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लिया तो आप सर्जरी फिर अनअवॉइडेबल हो जाती है। तो अभी आपने फीमेल्स की बात की इंडिया में, तो इंडिया की फीमेल्स ऐसी है जो बहुत हिचकिचाती है। तो फीमेल्स में एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो गांठ हो जाती है ब्रेस्ट के पास में या ब्रेस्ट में कहीं पे भी। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनका? सो कभी भी आपको ब्रेस्ट में या एक्जिला में, बगल में इस तरह की कोई गिठान जैसा महसूस होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के द्वारा, तो आप तुरंत अपने सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। उनको दिखाने के बाद वो डॉक्टर ये तय करते हैं कि इसको हमको निकालना है, छोड़ना है, या फिर इसमें कोई नीडल टेस्ट कराना है। तो इसमें आपको वेट करने का ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि कोई से भी गिठान खतरनाक हो सकती है। तो वेट करने का ऑप्शन तो हम किसी भी पेशेंट को नहीं देते हैं। आप दिखा लीजिए, यदि सर्जन बोलते हैं आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट करिए। और कई लोग तो कहते हैं सर्जन के पास जाने के बाद मुझे सर्जन ने सर्जरी एडवाइज कर दी, लेकिन लोग ऑपरेशन इसलिए नहीं करवाते, उनको डर रहता है कि कहीं कैंसर है फैल नहीं जाए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जांच करने से, आमतौर पे लोग कहते हैं कि साहब हम नीडल टेस्ट करेंगे, नीडल टेस्ट से ये कैंसर फैल नहीं जाए। तो ये मिथ है कि नीडल टेस्ट से कैंसर फैल जाएगा। और मेरा मानना है कि यदि आप जल्दी नीडल टेस्ट कराएंगे, अर्ली स्टेज में कैंसर पता पड़ेगा, अर्ली स्टेज में हम उसको रोक पाएंगे। यदि ये स्टेज 1 का स्टेज 4 हो गया तो फिर हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए कुछ बचेगा नहीं। अच्छा। आप स्टेज 1 में कराओ, आपकी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आजकल इतने ब्रेस्ट कैंसर का इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, हमारे पास सर्जिकल टेक्निक्स इतनी एक्सीलेंट है। हम लोग सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सीज करते हैं जिसमें हम पता कर लेते हैं कि वो कहीं फैला है कि नहीं फैला है, ब्रेस्ट से कहीं गया है कि नहीं गया है। उसके अलावा इतनी बढ़िया कीमोथेरेपीज आ गई हैं, रेडिएशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुका है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होने के बाद हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो प्रूफ है, उस प्रूफ के आधार पे कितने पेशेंट्स हैं जो आज 20-20 साल पुराने कैंसर लेके उनको ठीक हो चुके हैं और वो आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बहुत पेशेंट्स हैं। एक होता है सर्जरी जो कि पेशेंट को आप एडवाइज करते हो, दूसरा होता है प्रोसीजर जो आप एडवाइज करते हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोसीजर हम किसी भी छोटे सर्जिकल प्रोसीजर को प्रोसीजर नाम से ले सकते हैं। ये बहुत ही वेग टर्म है, होता वो भी सर्जरी है। एक छोटी सर्जरी आप मान लीजिए, पेशेंट आया, नेल में इन्फेक्शन हो गया, नेल का कोना जो है साइड की स्किन में घुस गया, पेरोनाइकिया इसको हम बोलते हैं। तो एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर करके उस स्किन पस को ड्रेन करना और वो आधे नेल को हटा देना, इसको हम प्रोसीजर बोल सकते हैं। ठीक है। पर यदि ये पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो गया और उसका पूरा ही हमको डिब्राइडमेंट करना है या पूरा ही उसको सर्जिकली एक्सरसाइज करना है, तो फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर में चला जाएगा, सर्जरी में चला जाएगा। एक होता है डायबिटिक फुट, जिसकी सर्जरी क्या कंपलसरी होती है फैलने के बाद में? डायबिटिक फुट एक बहुत बड़ा डोमेन है। डायबिटिक फुट अल्सर्स एक छोटा डोमेन नहीं है जिसमें हम बोल दें कि साहब इसमें सर्जरी करानी पड़ेगी। उसका एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट चलता है। उसमें एक सर्जन होता है, उसमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट होता है, उसमें एक फूड स्पेशलिस्ट होता है जो फुट के किस तरह का सोल चाहिए, किस तरह का प्रेशर आपको डालना है, वो स्पेशलिस्ट होता है। उसके अलावा आपको डाइटिशियन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका डायबिटिक अल्सर ट्रीट करते हैं। तो डायबिटिक अल्सर आपके सिंपल ड्रेसिंग से भी ठीक हो सकता है, डायबिटिक अल्सर हो सकता है आपकी सर्जरी के बाद भी आपका ठीक ना हो। अच्छा। तो जब तक आपका सारा पेशेंट का होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जब तक उसका अपना डाइट फॉलो नहीं करेगा, जब तक वो बराबर दवाइयाँ नहीं लेगा, और यदि कोई नस में ब्लॉक है जो उसको वेसल फीड कर रहा है, यदि उस वेसल को आप दवाई से या फिर किसी स्टेंट से नहीं खोलते हैं तो वो डायबिटिक अल्सर ठीक नहीं होगा। अच्छा। अभी इंडिया में जैसे एक तो पहले होती थी ओपन सर्जरी, अभी भी होती है, एक होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो कि आप बता रहे हो अभी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि अभी लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, उनको स्कार नहीं चाहिए होता है बॉडी पे, किसी भी तरह का कहीं दाग धब्बा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो दोनों में आप किस हिसाब से उनको डिफाइन करते हो कि आपके लिए ये बेटर रहेगी? सो डेफिनेटली ओपन सर्जरी का एरा था एक, अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एरा है, रोबोटिक सर्जरीज का एरा है, जिसमें हम की होल से छोटे छोटे छेद से हम ऑपरेशंस करते हैं। ओपन सर्जरी में पूरा छेद होता, पूरा कट होता था, मसल्स वाइड ओपन होती थी, शीत ओपन होती थी, तो उन सबको हीलिंग में बहुत समय लगता था, पेशेंट काफ़ी दिनों तक पेन में रहता था, काफ़ी लंबी दवाइयाँ चलती थी। लेप्रोस्कोपी आने से आपका की होल से वही काम हो रहा है,
4 छेद से या 3 छेद से आप वो काम कर रहे हो जो आप बड़े 15 सेंटीमीटर के या 15 इंच के टाके से इंसिजन से आप जो काम कर रहे थे वो आप छोटे छोटे की होल से कर रहे हो। तो लेप्रोस्कोपी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपका कॉस्मेटिक, पर मेरे लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एज ए सर्जन, यदि मैं बताऊं आपको, तो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है पेशेंट पेन फ्री रहता है। ओके। है ना। ये प्रिसीशन का काम है, हाई स्किल चाहिए इसमें, प्रिसीशन चाहिए, थोड़ा सा भी मूवमेंट अंदर बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है, तो आपको बहुत एकदम फाइन मूवमेंट होना चाहिए, आपका बहुत प्रिसीशन चाहिए। छोटे छोटे की होल से आप निकाल के उस, जैसे आप गॉल ब्लैडर सर्जरी की बात करें तो आप छोटे होल से आप उस गॉल ब्लैडर को निकाल देते हो बाहर, तो इस स्किल का काम है। ठीक है, तो मेरे लिए ज़्यादा पेन फ्री होने का, पेशेंट अर्ली उसके वर्क लाइफ पे वापस जाने का, और थर्ड मेरे लिए लाइन आती है वो है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिकली इज दिस वेरी मच बेटर। अच्छा, तो सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं? सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपी होती हैं हमारी, ऑलमोस्ट 90% तक आप मान सकते हैं। बाकी 10% सर्जरीज जिनमें हम लेप्रोस्कोपी के लिए हमको एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, लंग्स खराब हैं, उन पेशेंट्स को हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे पाते हैं। उन पेशेंट्स में हमको ओपन सर्जरीज करनी पड़ती है। तो ओपन सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में कमर के नीचे वाले हिस्से को सुन करके भी कर सकते हैं, तो वो हमको ओपन करना पड़ता है। अभी आपने बात की एनेस्थीसिया की, थोड़ा बताइए एनेस्थीसिया होता क्या है? एक एनेस्थीसिया ऐसी ब्रांच है जिसके कारण सर्जन्स आज इतने आगे पहुंच गए हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा रोल है। एनेस्थीसिया पहले जो हुआ करता था और आज जो है उसमें रात दिन का अंतर हो चुका है। पहले क्लोरोफॉर्म आता था, उसको सुंघा देते थे, मरीज बेहोश हो गया, वो कब होश में आएगा पता नहीं पर आज की तारीख में एनेस्थीसिया मेडिसिन का हर एक दवाई का टी हाफ, मतलब वो कितने समय में शरीर से आधी निकल जाएगी वो तक निश्चित है। और इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई है, आप चाहते हैं कि भाई पेशेंट तुरंत रिवर्स होकर ऐसा लगे कि उसको ऑपरेशन भी नहीं हुआ, तो इस तरह की मेडिसिन मार्केट में आ चुकी हैं और हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसका ऑपरेशन हो गया, और पेशेंट ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा फील करता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, एक तो जनरल एनेस्थीसिया, एक स्पाइनल, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताओगे आप? जनरल एनेस्थीसिया उसको बोलते हैं जब हम पेशेंट को पूरा नींद दिला देते हैं, पेशेंट को सुला देते हैं, पेशेंट अपना डीप स्लीप में होता है, उसमें कई बार हम एक वेंटिलेटर सर्किट से पेशेंट को अटैच कर देते हैं, तो उसको तो हम जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम बोलते हैं जब हम कमर में एक छोटा सा पिन होल करके कमर से नीचे वाले एरिया को सुन कर देते हैं। ये कॉमनली पेल्विक सर्जरीज, जैसे ओपन हर्निया हम रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई गायनिक सर्जरीज में हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी यदि कर रहे हैं तो फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। आपने अभी जैसे बताया एनेस्थीसिया 2 टाइप का होता है, स्पाइनल, जनरल, दोनों के बारे में आपने बताया, लेकिन लोग मानते हैं कि एनेस्थीसिया देने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती है, इसमें कितना सच है? एनेस्थीसिया देने के बाद याददाश्त जाने की बात आज की दवाइयों में तो बिल्कुल भी सच नहीं है। आज की दवाइयाँ इतनी एडवांस दवाइयाँ हो चुकी है, वो पर्टिकुलर किस ऑर्गन पे, किस रिसेप्टर पे काम करना है, वहाँ तक की मेडिसिन आ चुकी है। तो इतने एडवांस और वेल डिफाइंड वर्किंग के बाद एनेस्थीसिया मेडिसिन का बहुत ज़्यादा हार्मफुल होना बचा ही नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन से बहुत अच्छा रिवर्सल है। एनेस्थीसिया देने के बाद उससे बाहर आना सबसे ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग जॉब जो होता है, उसमें भी बहुत इनोवेशंस हो चुके हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ। पेशेंट को लगता ही नहीं है कि उसका सर्जरी हुआ है या फिर उसको किसी इस तरह की चीज़ों में आपने इन्वॉल्व किया है। अच्छा, तो सर्जरी के बाद में एनेस्थीसिया का असर कितने घंटे तक रहता है? आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट धीरे धीरे चला जाता है। 3 से 4 घंटे में पेशेंट पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है। यदि किडनी लीवर का कोई समस्या है तो हो सकता है ये समय थोड़ा सा 4 से 6 घंटे एक्सटेंड हो जाए, बाकी 3 से 4 घंटे में पेशेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं लाइफ स्टाइल और फूड के बारे में। जैसे एक फूड होता है गांव का, एक होता है शहर का। गांव के लोग मानते हैं कि हम बहुत सुखी है और शहर के लोग मानते हैं कि हम बहुत शिक्षित है। इन दोनों पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि शहर में तो खाना अच्छा नहीं मिलता, गांव में खाना अच्छा मिलता है, अच्छी हरियाली है, अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ अपनापन अभी तक। शहर में ये सब चीज़ें नहीं है, पड़ोसी नहीं जानता यहाँ पे कि पड़ोस में रहने वाला कौन है। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ कि गांव बचा नहीं है। गांव का शहरीकरण हो चुका है। आज आपके पास जो एसी है, जो मोबाइल है, जो टेक्नोलॉजी है, वो गांव में भी वही एसी मोबाइल का पेनिट्रेशन हो चुका है। गांव में यदि आप गांव की तरह रहते हो, यदि आपके पास एक घर है जिसमें आप, और एक बाहर एक खेत है जिसमें आप अपनी सब्जियां, अपना गेहूं बाजरा उगा रहे हैं, या आपके पास गाय भैंस है जब आप उनका शुद्ध दूध
निकाल के पी रहे हैं, तब तो आप कुछ गांव की आप लाइफस्टाइल में जी पा रहे हो। वरना तो पूरा गांव का शहरीकरण हो चुका है। पेस्टिसाइड्स आज इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है। हर खेत में, यदि आपके पास भी कोई खेत है तो उसमें भी सब में पेस्टिसाइड डलता है। आप अपने लिए कुछ एरिया छोड़ देते हैं, बाकी पूरे 90% खेत में आप पेस्टिसाइड डाल के उस ज़मीन को खोखला कर रहे हैं। नहीं करें तो दूसरी समस्या, करने पे बहुत ज़्यादा समस्या। ठीक है, तो दोनों पहलू हैं, पर इसका कहीं ना कहीं हमें संतुलन बना के रिजल्ट निकालना सरकार का काम है कि वो ऐसे पेस्टिसाइड्स या ऐसी चीज़ें निकालें जिनसे कीड़े भी ना लगे फसल में। और हम उस विषय में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, पर मेनली जो अभी गांव की लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम या बहुत अच्छे शुद्ध खान पान का रोल बचा नहीं है। स्ट्रेस गांव में भी आज उतना ही है, क्योंकि मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है ना वो गांव में ज़्यादा है। तो ये आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, रिलेशंस खराब हो रहे हैं। आज आप, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, एक दादा के बच्चे और दूसरे दादा के बच्चे अलग अलग रह रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही गांव की जो आत्मा थी ना वही खत्म हो रही है। लेकिन शहर के मुकाबले तो अभी भी गांव काफी आगे है ना। यदि मैंने उसी में वही कंडीशन लगाई है, यदि आपके पास शुद्ध खाने का वातावरण है, शुद्ध हवा है, और आपके पास ताज़ा दूध है या इस तरह की दही छाछ आपके घर में बन रहा है, तो हो सकता है आप बेटर हो। बाकी शहर में भी आजकल बहुत सारी चीज़ें थोड़े से हायर प्राइजेस पे वो चीज़ें जो गांव में बनती है वो मिलने लग गई है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब बचा नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली यदि आप शुद्ध खान पान शहर से ज़्यादा गांव वालों लोगों के पास एक्सेसिबल है, उसके कारण गांव के लोग थोड़े कम बीमार होते हैं और शहर में ज़्यादा बीमार होते हैं। नहीं, लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर जो काफ़ी अच्छे रेपुटेड डॉक्टर है, जो IAS RS लोग हैं, गांव में जाके अपना फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें आती है, सब उनके लिए होता है। लेकिन शहर से फिर भी लोग गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं अभी तक भी। पहले ऐसा हुआ था कि गांव से लोग शहर की तरफ आते थे, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, कुछ समय से देख रहे हैं। सो ये जो रिवर्स ड्रेन वाली चीज़ें हैं, ये बहुत ही संपन्न लोगों का विषय है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक घर को छोड़ के दूसरा घर भी खरीद सके, है ना। तो जहाँ बड़ी मुश्किल से आदमी पैसा जमा करके अपने शहर में एक छोटा मोटा घर बनाता है, तो बहुत संपन्न लोगों के वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसे संपन्न लोग भारत देश में बहुत ज़्यादा है नहीं। तो आई थिंक वो संख्या लेस देन 0.2% कहीं आनी चाहिए। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो तो विदेश से भी अपना आटा मंगा के और उसका खाना बना सकते हैं। अभी आपने बात की कि ये सब चीज़ें सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक सर्जन हो, सर्जन का एक अपना ओरा होता है। ऐसे लोगों के लिए गांव में ऐसे होता है, शहरों में कुछ लोग जो नई मेडिकल फील्ड से होते हैं वो कहते हैं सर्जन अपने आप में, जैसे वो कबीर सिंह में दिखाया गया था एक रोल। क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि देखते हैं कि काफ़ी लोग मानते हैं स्ट्रेस होता है डॉक्टरों के, कोई उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, पैसा बहुत होता है, खूब गाड़ियाँ होती है, घर अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ नहीं होती। कितना सच है? काफ़ी हद तक सच है। मैं यदि ये बताना चाहूँ आपको कि एज ए सर्जन मैं अपना जीवन बहुत ज़्यादा बैलेंस में निकालता हूँ। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ तक अपना एक्सपेंशन करना है, नहीं करना है। मैं आज एक हॉस्पिटल में ऑन रोल काम करता हूँ, ठीक है। मेरा जो फिक्स टाइमिंग है, फिक्स आवर्स है। इमरजेंसीज आती हैं, इमरजेंसीज को आप नहीं काउंट करते हैं रूटीनली, पर एज ए डॉक्टर सब चीज़ें एज ए डॉक्टर आपके लिए वो ज़रूरी भी है। आपको इमरजेंसी में आपको केयर करके मरीज की जान बचानी भी है। पर इमरजेंसीज को यदि हम काउंट नहीं करें तो हमारा एक फिक्स प्रोटोकॉल के हिसाब से हम काम करते हैं, और उस प्रोटोकॉल में रहते हुए आप एक बैलेंस लाइफ, एक अच्छा जीवन निकाल सकते हैं। पर ऐसा क्या सभी सर्जन्स कर पाते हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि इस बैलेंस लाइफ तक पहुंचने के लिए आपका लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। यदि मैं आज सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यदि मैं आज जो कमा रहा हूँ मेरे को उससे उम्मीद है कि मैंने उससे दुगना पैसा में कमाऊँ या उससे 3 गुना 4 गुना में कमाऊँ, वो तो कभी तो फिर वो एक दौड़ में आप फंस जाते हैं, एक दौड़ में उलझ जाते हैं। तो हम सब उन सब चीज़ों से, मैं उन लोग यूजुअली उन चीज़ों से दूर रहता हूँ। पर आपको अपने पेशेंट्स के जो आपके पास आए हैं उनकी केयर में ऑप्टिमाइजेशन हो, उनको आप अच्छे से जो इलाज होना चाहिए उसको कस्टमाइज़ करके उस पर्टिकुलर पेशेंट में ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये और जल्दी ठीक हो या और अच्छे से ठीक हो या इसका रिकवरी और भी बेटर हो, वो हम लोग अपना उसमें सारा इनपुट देते हैं। बाकी खान पान, रहन सहन, एक एवरेज
डॉक्टर की जो लाइफस्टाइल होती है वही होती है, पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सर्जन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हर पेशेंट एनेस्थीसिया में जाने के बाद वो कैसे रिवर्स होगा, कैसे उठेगा। मतलब पेशेंट का स्ट्रेस है, फिर भी पर्सनल लाइफ का नहीं है। पर्सनल लाइफ का भी स्ट्रेस होता है, पेशेंट का भी स्ट्रेस होता है। कई बार वो पेशेंट का स्ट्रेस पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है, कई बार पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस पेशेंट्स को इफेक्ट। मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को बहुत अलग अलग रखता हूँ, पर कभी ना कभी प्रोबेबली मंथ में एक आध बार ऐसा हो सकता है कि आपकी ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो सकती है। बट आई कीप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। वो इसलिए क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही ज़्यादा निश्चित समय पे और निश्चित चीज़ों पे काम करता हूँ। कभी आपको फीलिंग आई है वो कबीर सिंह वाली, आई एम ब्लडी सर्जन? उस तरह की फीलिंग मुझे कभी नहीं आई है। वो पिक्चर मुझे देखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं अपना फील उसमें कभी नहीं आता, क्योंकि हम लोग कभी इस तरह की चीज़ों में गए नहीं हैं, तो मुझे वो कभी फील आता भी नहीं है। पर हाँ, जो पिक्चराइजेशन और जो एक्टिंग है उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता नहीं, ऐसे मन में तो लगता होगा ना कि यार मैं सर्जन हूँ, खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर्जन होना। हूँ। सबसे बड़ा सर्वेश्वर ऊपर बैठा है, परमात्मा है। उसके आगे हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं है। यदि जिस दिन मैं अपने आप को बड़ा मानने लग जाऊंगा, मेरे काम करने की क्वालिटी, मेरी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। मैं कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। मैं बड़ा, तू बड़ा, सब इंसान है, ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान है, सब बराबर है। ठीक है, आप उम्र में मेरे से बड़े होंगे, छोटे होंगे, तो मैं आपका उस हिसाब से सम्मान करता हूँ। मरीज हमारे लिए भगवान है। मरीज आता है, उससे हमारा काम करते हैं, उससे हमारी घर की रोजी रोटी चलती है। जिस दिन मैं अपने ईगो में आ जाऊंगा कि नहीं, मेरे कहने से ये हो गया, मेरे करने से ये हो गया, तो वो सब सोचने का न तो मेरा काम है, न मेरा उसमें कोई दिमाग चलाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं। पर्टिकुलरली मैं अपने ईगो को साइड में रख के अपना काम करना चाहता हूँ। मेरे लिए मरीज़ भगवान है। गॉड में कितना बिलीव करते हो आप? बहुत ज़्यादा। आध्यात्म से यदि आप जुड़े हुए हो तो आप अपने काम को, जो आप काम कर रहे हो, उसमें उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, ऐसे लोग आज। ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान को मान लो, भगवान की नहीं मानो। आप अपना काम जो करते हैं, आज के समय में सब चीज़ें भगवान के अनुरूप काम करना बहुत मुश्किल है, पर आपको अपनी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए। आपको अपनी हदें पार नहीं करनी है। आपको अपने कमांडमेंट्स, एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए कि मुझे इस लिमिट के बाहर नहीं जाना है। मेरे पास मेरे कमांडमेंट्स हैं, मेरे पास मेरे उसूल हैं, मेरे पास मेरे नियम हैं। मैं उन नियम कायदों में रह के सब काम करता हूँ। मुझे जहाँ भी लगता है कि नहीं, ये मेरे नियम कायदे, इनका उल्लंघन हो रहा है, तो मैं उस काम को नहीं करता हूँ। तो यदि आप पाप से डरोगे, आप भगवान से डरोगे, में विश्वास करते हो, आप पाप से डरते हो, तो आप निश्चित रूप से आप सक्सेस की तरफ आप बढ़ोगे। लाइफ में आपके लिए सक्सेस क्या है? किस लेवल पे आप मानते हो कि ये मेरे लिए सक्सेस है? यदि मैं आपके साथ बैठा हूँ, शाम को घर जाके सो पा रहा हूँ, मेरे घर में मेरे परिवारजन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे लिए वही सक्सेस है। ठीक है, थोड़ा अपन भगवान की तरफ चले गए थे, वापस टॉपिक पे आते हैं। एक होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटलिटी, एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटलिटी। दोनों में कितना डिफरेंस है? क्योंकि गवर्नमेंट पे पेशेंट रेशियो ज़्यादा होता है, प्राइवेट में कम होता है, फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, गवर्नमेंट में कम होती है। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में क्या डिफरेंसेज है? सबसे बड़ा अंतर है हमारे पास वॉल्यूम का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ है, भरमार है, तो वहाँ पे जो पर पेशेंट जो समय देना चाहिए, या वो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हमको सारे पेशेंट्स को देखना है, उनको इलाज करना है, उनको ठीक करना है, उनको दवाइयाँ लिखनी है, उनके इलाज जांचें लिखनी है। तो आपके लिए पर पेशेंट का जो टाइम है वो कट डाउन होता है। तो वो जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा सा इस कारण कॉम्प्रोमाइज़ होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पास लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज डिफाइन होती हैं। ज़्यादातर उन्हीं सर्विसेज के अंडर जो पेशेंट्स होते हैं वही हॉस्पिटल में आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर डॉक्टर्स के अपनी क्लाइंटेज होती है। वो डॉक्टर्स की जो क्लाइंटेज है, वो उनको पता है कि ये डॉक्टर ये इस ट्रीटमेंट का अच्छा एक्सपर्ट है, तो वो लोग ज़्यादातर वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपके पास एक क्वालिटी वर्क आता है, आपके पास एक सेलेक्टिव वर्क आता है। आप अपने ईज से, अपने एफर्ट से, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए वो सब काम कर लेते हो।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके पास हर तरह का मरीज आता है, हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री है, अस्पताल है, वहाँ पे फ्री इलाज है, वहाँ पे आपके पास सब तरह का मरीज आएगा। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए, तब उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए होता है, और जब वो अच्छा जॉब पकड़ लेता है उसके बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी ये एक बहुत बड़ी आयरनी है, ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। हमको जब इनिशियल एक्सपीरियंसेस में सब लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सारी चीज़ होंगी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वॉल्यूम होता है, तो आपके पास एक ही एक चीज़, जब हमारे यहाँ पे कहावत है, जब आप एक चीज़ को 1000 बार कर लेते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, है ना। तो वो 1000 करने का जो समय है वो सरकारी अस्पताल में तो 1 साल में ही हो जाएगा, जबकि वो प्राइवेट में आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं। और एज सर्जन आपके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए तो एक ही चीज़ को रिपीटेडली बार बार करते जाना, उसी से हमारे हाथ की सफाई, एक्सपर्टीज। आने वाले समय में आपके हिसाब से सर्जिकल फील्ड में कितना बड़ा इनोवेशन होने वाला है, जो आप उम्मीद करते हो? क्योंकि पहले ओपन सर्जरीज थी, अभी लेप्रोस्कोपिक, अभी रोबोटिक की तरफ जा रहे हो, तो और आगे कितना आप देखते हो? मैं भविष्य में देखता हूँ कि जो अभी रोबोटिक सर्जरीज मल्टी पोर्ट से हो रही है, वो एक सिंगल छोटे 10 mm के पोर्ट से हो जाएगी, उसमें एक ही पोर्ट से मल्टीपल आर्म्स निकलेंगे, वो मल्टीपल आर्म्स अपना अपना काम करके आ जाएंगे। साथ के साथ टेली सर्जरीज, मैं जयपुर में बैठा हूँ, मैं कोई छोटे गांव, शहर, बूंदी, कोटा, कहीं पे भी जाके वहाँ यहाँ से बैठे बैठे उस पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो ऐसा इस भी तरह होगा? की इनोवेशंस आने वाली हैं। यस, इट इज़। अभी मैंने रिसेंटली देखा, इंदौर में बैठे हुए एक सर्जन ने दिल्ली में बैठे हुए एक पेशेंट का ऑपरेशन किया। कि दोनों जगह काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए आपको, बट ऐसा पॉसिबल है। इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, और बहुत आगे, अगले 5 साल में सर्जिकल ब्रांचेस में बहुत इनोवेशन होने वाला है। आजकल यूट्यूब और गूगल का ज़माना काफ़ी बढ़ रहा है, लोग रील्स देखते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, खुद का डायग्नोसिस निकाल लेते हैं। कितना हार्मफुल है लोगों के लिए? सेल्फ डायग्नोसिस कई बार हार्मफुल होता है, क्योंकि हम उसमें ऐसी ऐसी बीमारियां सोचते हैं जो सबसे गंभीर होती है, और हम उससे दूर दूर तक ग्रसित नहीं होते हैं। मुझे एक छोटा सा लिम्फ नोड हुआ था, मुझे आज भी याद है, ये मैं जब इंटर्न था एमबीबीएस करने के बाद मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे एक छोटा सा लिम्फ नोड हो गया था। मुझे जो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस आया वो था लिम्फोमा। अच्छा। ठीक है, जबकि वो सबसे रेयर होना चाहिए था, सबसे अनकॉमन चीज़ होनी चाहिए थी। तो इस तरह से सेल्फ डायग्नोसिस हमेशा हार्मफुल है। आप ये तो मेडिकल फील्ड में होते हुए आप होते हुए भी ये हाल है। तो कम जानकारी, अधूरी जानकारी ज़्यादा डेंजरस है। या तो आप बिल्कुल ही जानकारी नहीं हो, या फिर आपको पूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक है। तो आप सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करके किसी एक्सपर्ट की मदद लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी, आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। आज के यंग डॉक्टर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो सर्जरी चूज करना चाह रहे हैं? तो यंग डॉक्टर्स को मैं यही कहूँगा कि इनिशियल ईयर्स में आप केवल और केवल अपनी रिपीटेड प्रैक्टिस, या फिर इसको बोल सकते हैं कि आप जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उस ब्रांच का काम आप करते जाइए। आप ये मत सोचो कि मुझे इसमें इतना पैसा मिल रहा है या इस डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत सेकेंडरी है। आपको केवल और केवल क्वालिटी वर्क पे फोकस करना है। आप जो काम करना चाहते हैं उसे पूरे मन से करें, लगन से करें, पैसे के पीछे और नाम के पीछे नहीं जाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र एक जनरल सर्जन के साथ, जहां हमने जाना उनकी जर्नी, उनके सर्जिकल केसेस और वो लाइफ सेविंग टिप्स जो हर किसी को पता होनी चाहिए। शुक्रिया सर, आपका इतना वैल्यूएबल वक्त हमारे लिसनर के लिए देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो में आए उसके लिए। थैंक यू श्रीराम, बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके, और उम्मीद करते हैं हम आगे और भी कुछ बातें करेंगे जिससे पेशेंट्स या लोग, पब्लिक अवेयरनेस हो, चीज़ें लोग जाने और सबका भला हो। ऐसे ही इंस्पायरिंग डॉक्टर्स के साथ मिलते रहेंगे हम इस शो में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और किसी भी हेल्थ रिलेटेड सवाल और टॉपिक के लिए कमेंट्स लिखना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और बी क्यूरियस।